ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शांति, समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत आसियान सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। भारत आसियान के साथ सहयोग का प्रबल समर्थक रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में आसियान की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करता है। तो अनिल जी, शांति, समृद्धि या फिर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत आसियान सहयोग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 1992 से भारत ने काफी तेजी के साथ जो है आसियान देशों के साथ में मित्रता बढ़ाई है जी। आसियान की जो मैं कहूंगा इंडो पैसिफिक में है, वो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है। उसको भारत एक सेंट्रल पॉइंट मानता है। आसियान की सेंट्रलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल टाइज उनके साथ बहुत ज्यादा है, तो उनकी खुद की अपनी एक आसियान का जो आउटलुक है इंडो पैसिफिक के ऊपर में और भारत का जो आउटलुक है इंडो पैसिफिक के लिए, वो दोनों में काफी समानता है और उसमें काफी मिलजुल करके बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए इंडो पैसिफिक के संदर्भ में, द्विपक्षीय रूप में और रीजनल कोलैबोरेशन, इन तीनों चीजों की तरह से अगर देखें तो आसियान हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है। मुझे याद है कि जब मैं 1997 में यहाँ था तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे और उन्होंने उस वक्त एक मीटिंग में सीआईआई की ये बोला कि भारत तो सिर्फ वेस्ट की तरफ देखता है, आपको ईस्ट की तरफ देखना चाहिए जो आपके नेचुरल पार्टनर्स हैं, नेचुरल फ्रेंड्स हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत ने तब से लेकर के अब तक बहुत इसमें काफी एक दूसरे के साथ मित्रता बढ़ाई है कई देशों में। हालांकि आसियान देखिए एक कोई इस तरह का नहीं है कि वहां पे सारे देश एक ही तरह की पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन उनका एक कंसेंसस बेस्ड सिस्टम है जिसमें उनके लिए जो भला होता है उसमें वो सब एक साथ रहते हैं। जी अनिल जी, 1992 में आसियान भारत संबंधों की स्थापना हुई थी या कहें कि संबंधों की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी, तो दोनों पक्षों के संबंधों को भी गति मिलती रही है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो उस पर क्या विचार हैं आपके? वर्तमान के बारे में बात है, हम ये देख सकते हैं कि जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह ट्रांजिशनल ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरह का एक ऑर्डर निकलेगा। लेकिन भारत मल्टीपोलैरिटी की तरफ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और भारत की अपनी एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ उसके अंदर एक भूमिका रहेगी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त की अनस्टेबल कंडीशन में जो भारत जैसे देश है, खासतौर से भारत एक अकेला ऐसा मेरे ख्याल से देश है जिसकी एक सेम फॉरेन पॉलिसी है जो एक पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी में विश्वास रखती है और मैं समझता हूं कि दूसरे देशों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास वॉर है जो 7 महीने 200 दिन के ऊपर हो गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी तरफ कई जगह मिडिल ईस्ट में जो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत की इंडो पैसिफिक नीति का, वहां पर भी काफी जगह जगह हॉटस्पॉट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इंडो पैसिफिक में अगर हम देखें जो एक हमारा, जहां भारत चूंकि आप जानते हैं कि इंडो इंडियन ओशन का एक रेजिडेंट पावर है और चाहे वो पायरेसी के संदर्भ में हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में हो, मैरीटाइम राउट्स के संदर्भ में हो, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के संदर्भ में हो, तो भारत इन सब चीजों में बड़ा अग्रणी रोल अदा करता है पूरा इंडियन ओशन की एक मेजर पावर होने के नाते। राइट। तो उसीलिए जो है ये आसियान और भारत के रिश्ते जो हैं, लेकिन चूंकि चाइना और अमेरिका के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ा कंटेस्टेशन चल रहा है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हम देख रहे हैं कि वहां पर ये बढ़ता जा रहा है और खतरे और भी बढ़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, ऐसे में भारत और आसियान का मिलजुल करके एक स्थिरता लाने के लिए, एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इसको कहते हैं, उसके लिए उनका कोलैबोरेशन बहुत आवश्यक है। जी, आपने मिडिल ईस्ट की बात की है, मेडिटेरियन का भी हम जानते हैं कि काफी जिस तरह के हालात हैं, लेकिन अगर हम लौट के साउथ एशिया की तरफ आते हैं या फिर हम साउथ ईस्ट एशिया तरफ नजर डालें तो व्यावसायिक दृष्टि से भारत को अपनी आसियान के साथ साझेदारी बढ़ाने में अब तक कितनी मदद मिली है इन सभी क्षेत्रों को लेकर? आसियान जो है ये एक टाइम पे बड़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी, आपको पता है जी 90s में। उसके बाद में वहां पर एक तरह का जो अरेस्ट आ गया, उसके बाद में फिर से दोबारा से बढ़े हैं और उन इकोनॉमीज ने, उसमें अगर आप साउथ आसियान के साथ साउथ कोरिया और जापान को भी जोड़ दें तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा वहां पर जो है एक तरह का बड़ा ग्रुप बन जाता है जो बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमिकली ग्रुप है। दूसरी चीज ये है कि आसियान एक तरह से आपको ये बताता है कि किस तरह रीजनल जो सिचुएशन है, रीजनल कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन, उसका क्या लाभ हो सकता है।
तो ये वो क्लियरली उनके सामने है। दूसरा, उनकी जो लोकेशन है, हम उसको सेंट्रलिटी बोलते हैं, लेकिन कई कंट्री जो है आसियान में भी उनके चीन के साथ बहुत क्लोज संबंध है। कुछ जो है अमेरिका के साथ में सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है उनके साथ में। तो भारत के साथ जो ट्रेड है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमारा आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था जी, लेकिन उस एग्रीमेंट का भारत को इतना बड़ा लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि अभी एक चीन के साथ मिलकर के कई सारे मुल्क जो आसियान कंट्रीज हैं सारे, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उन सब ने मिलकर के वहां पर एक RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। उसमें भारत ने नहीं पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो भारत के हित में नहीं था। तो ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। तो उसमें जो वहां के देश हैं वो काफी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, और मैं समझता हूं कि उसका लाभ उनकी कंपनीज को, उनके देशों को काफी होगा। दूसरी चीज, अब हम देख रहे हैं कि काफी देशों में इस वक्त एक तरह से China+1 की पॉलिसी कई कंपनीज ने अपनाई है। तो उसमें भारत एक इम्पोर्टेंट जो है, मैं कहूंगा, गंतव्य है उन कंपनीज के लिए, और उसमें भी हमें उनके साथ कम्पीट भी करना पड़ेगा। जैसे वियतनाम है, और फिर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। चाइना से जो कंपनीज बाहर आ रही हैं उनको लिए, तो हमें उनके साथ एक तरह से कॉम्पिटिशन भी होगा। तो हो सकता है कि हम कोई एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म बनाएं उन कंट्रीज के साथ में, ताकि दोनों की जो सिनर्जी है उससे सबको फायदा हो। जी, अगर मौजूदा हालात की हम बात करते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो उभरता हुआ क्षेत्रीय ढांचा है, वहां पर चीन अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होता है कि अपना जो सहयोग अन्य देशों के साथ में है। लेकिन अभी हम आसियान की बात कर रहे हैं, तो भारत और आसियान दोनों पक्षों का आपस में सहयोग करना कितना लाभदायक हो सकता है दोनों ही पक्षों के लिए? देखिए, भारत जो है, जैसा आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में जो है, इंडो पैसिफिक का जो इंडियन ओशन कंस्ट्रक्ट है, उसमें भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, और मैं कहूंगा प्राइमरी पावर है। वहां पर चीन का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। हालांकि चीन जो है अपनी नीतियों के द्वारा काफी कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। जगह जगह साउथ एशिया में, दूसरी जगह में इस तरह के अपने प्रोजेक्ट लगा रहा है। वो पोर्ट्स को कंट्रोल में कर रहा है स्ट्रेटेजिकली। तो चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ी पावर है इंडियन ओशन में, और वो भारत को अपनी प्राइमेसी रखनी पड़ेगी। और उसी में हमने देखा भी है पीछे कि किस तरह से भारतीय नौसेना ने अभी जो पायरेसी हुई या जो हूथी के अटैक हुए, उसमें किस तरह से उसको विफल किया है, किस तरह सारी दुनिया की शिपिंग को सेफ रखा है। तो ये एक बड़ी बात है, इस बात को चीन भी अच्छी तरह जानता है। लेकिन जहां तक आसियान कंट्रीज की बात है, आसियान कंट्रीज जो है वो भारत के साथ बहुत मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपने देखा, अभी डॉक्टर जयशंकर भी गए हुए थे वहां पे आसियान फोरम में, क्लियरली उन्होंने बोली ये बात कि भाई फ्यूचर फोरम में हम क्या क्या और आगे कर सकते हैं। तो आज की डेट में हमारे रिश्ते जो फिलीपींस को, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही भारत ने जो ब्रह्मोस, जो सबसे अच्छी हमारी बड़ी मिसाइल है, उसको उनको सप्लाई किया है। उसके बाद वियतनाम के, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज के साथ बातचीत हो रही है। तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा है, भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरा है, और मैं समझता हूं कि उस चीज को वहां के देश जो हैं अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात हम ये भी देख लें कि भारत जो है ना किसी से युद्ध चाहता है, ना किसी की जमीन के ऊपर अपना हक जमाना चाहता है। बिल्कुल, जो हमारा लेजिटिमेट चीज है उसको डिफेंड करना चाहते हैं, और उसको डिफेंड कर रहे हैं हम। अनिल जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपने इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक रीजन का आपने जिक्र किया है, तो एक मजबूत और एकीकृत आसियान, साथ में हिंद प्रशांत क्षेत्र, इन दोनों के उभरते हुए जो क्षेत्रीय ढांचा है इनका, तो भारत ऐसे में रचनात्मक भूमिका किस तरह निभा सकता है इसमें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो भारत इन कंट्रीज को कैपेसिटी बिल्डिंग में, जिसको कहते हैं, मदद कर सकता है, जैसा कर भी रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, ये सारी अभी हमने आसियान के साथ पहली एक्सरसाइज करी 2023 में, जैसा आप जानते हैं। जी। तो उसमें वो तो है डिफेंस का एरिया। दूसरी चीज ये है कि हमें वहां पर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऐसा क्रिएट करने में मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि हम एक क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA है, तो वो जो है वो भी आसियान सेंट्रिक ही है। उसके अंदर इंडो पैसिफिक तो है ही है, सिक्योरिटी डायमेंशन उसका है, लेकिन जो भी इकोनॉमिक डायमेंशन है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं, वो भी आसियान सेंट्रिक है। तो भारत ने अपनी जो IPAOI, जिसको बोलते हैं इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, या इसी तरह से इनकी आसियान की जो एक पैसिफिक आउटलुक है, उसका बीच में किस तरह सिनर्जी ला पाएंगे, वो एक बहुत आवश्यक चीज है। और मैं समझता हूं दोनों देशों में कई वर्टिकल्स हैं, कई पिलर्स उसके अंदर हैं, जिसमें एक बात जो दोनों ही आसियान और इंडिया उसके साथ में उसके अंतर्गत काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो एक काफी हद तक एक अच्छा पॉजिटिव कदम रहेगा।
अनिल जी, वर्तमान परिस्थिति में ग्लोबल साउथ भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसमें हम ये कह भी सकते हैं कि आसियान काफी हद तक सहायक होगा। आप मानते हैं इस बात को? आप आज की डेट में किसी को भी बोले एक रिपोर्ट लिख देगा कि भाई गवर्नमेंट जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या समस्याएं हैं, कोई भी लिख सकता है, एक रिपोर्ट बना सकता है, सबको पता है इस बारे में। लेकिन भारत ने क्या सोचा कि हम क्यों बताएं, उन कंट्रीज को बताना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या है। बिल्कुल। और इसीलिए वो जो ग्लोबल साउथ समिट बनाई गई, पहली बार बुलाई, उनसे समस्याएं उनकी पूछी गई, वो 4 आवर्स अप्रोच जो थी वो लगाई गई और उसको उन्होंने G20 के अंदर में प्लग इन किया डिफरेंट वर्टिकल्स में, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसके अंदर उनके ऊपर टेंशन आ सके। पहले कोई ऐसा नहीं होता था, जनरल सी बातें हुआ करती थी, SDGs के बारे में सबसे बड़ी बात होती थी। दूसरे बाद में उसके बाद तो खत्म हो गया, हमारी प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली थी, फिर दोबारा से एक सेकंड समिट हुई, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये तो भारत का जो है एक तरह वसुधैव कुटुंबकम कहिए, या जो भी देश थोड़ा डेवलपमेंटल लैडर पे हमसे नीचे हैं या जिनको आवश्यकता है, वहां भारत ने हमेशा मदद की है और वही कर भी रहा है। और उसी में एक कड़ी जो है वो आसियान के देश भी है। जी, अगर भारत सरकार की हम बात करें तो बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसके साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी काफी महत्व दिया गया है भारत की तरफ से। तो इस पॉलिसी के लिहाज से अगर हम देखें तो आसियान के जो सदस्य देश हैं, इनसे हमें क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, किस तरह से वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, जहां तक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की है, जैसे मैंने कहा, जब 1992 से बात हुई, उसके बाद में करते कराते धीरे धीरे जब हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई तो हमारी पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉलिसी है भारत की, जो एक बड़ी सक्षम पॉलिसी है, वो है नेबरहुड फर्स्ट। तो नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारा पड़ोसी लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश की गई। उसके बाद भारत ने देखा कि सार्क नहीं काम कर पा रहा है, तो भारत ने बिम्स्टेक, BBIN, इस तरह के नए ऑर्गेनाइजेशंस को संगठन किया ताकि सब रीजनल कोऑपरेशन में हम आगे बढ़ सकें। और उसमें ये प्रयत्न किया गया, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, कि नॉर्थ ईस्ट का किस तरह से डेवलपमेंट होगा और कैसे हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ ब्लेंड हो सकती है और कैसे सबका फायदा होगा। तो बिम्स्टेक में आप देखिए, म्यांमार है, थाईलैंड है और नेशन है, बाकी सब अपने साउथ एशिया के देश हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें मैं समझता हूं कि उसका सबको फायदा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है ये सारी चीजें, और स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। किस तरह से रैशनली और ट्रांसपेरेंट मैनर में रूल्स रेगुलेशन काम करेंगे, किस तरह से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल अप्रोच है। अभी हम कितना, जो मैं कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, चाहे वो बड़े बड़े कनेक्टिंग हाईवेज बन रहे हैं। अभी आजकल म्यांमार में थोड़ी समस्या है, उसकी वजह से थोड़ा वो धीरे चल रहा है, लेकिन ये सब आगे बढ़ता जाएगा। जी अनिल जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। आसियान मंच क्षेत्रीय चिंता वाले राजनीतिक, सुरक्षा या फिर आर्थिक मुद्दों पर जो हमारी सामरिक वार्ता होती है, उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, आसियान में 10 देश हैं और 10 में ज्यादातर देश अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिकली जी, और वो एक डेवलपमेंटल पैराडाइम में उनका अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि उनकी कंसेंसस बेस्ड पॉलिसीज हैं, तो वो एक एज ए ब्लॉक जब काम करते हैं तो आप एक ब्लॉक के साथ डील कर सकते हैं, बायोलैटरली भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत के लिए, क्योंकि अगर चीन का काफी हेजेमोनिस्टिक अप्रोचेस बढ़ती जाएंगी और वो अभी कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं, अब अगर मैरीटाइम डोमेन में भी होने लगती है तो आपको डबल 2 जगह जाकर के करना पड़ेगा, और उसमें अगर आपने पहुंचना है, वहां पर उसको कंट्रोल करना है इंडियन ओशन के अंदर में या साउथ चाइना, आपको ये देखना है कि वहां जो आसियान के देश हैं उसमें जो की पावर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। जैसे भारत के वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, इन सब देशों के साथ में काफी क्लोज बातें हो रही हैं। साउथ कोरिया, जापान और दूसरे नॉन आसियान हैं, लेकिन वो आसियान प्लस कंट्री। तो हमारा आसियान के साथ में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल जो है, मैं समझता हूं अगर थोड़ी जरूरत है तो वो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको एक प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर देने की आवश्यकता है। और उसमें मैं समझता हूं कि दोनों तरफ की लोगों की बातें पूरी हैं, और इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि जो उनका आउटलुक है और जो हमारे पॉलिसी है इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, उन दोनों के बीच की ब्लेंडिंग जब होगी तो एक बड़ा लाभ होगा। जी अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे शांति, समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत आसियान सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9889094044।